किया था? हमने हेलो एल्केन्स स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, और मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में करवा दिया था। सही बात है। सो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे जो है हम आज जिसकी बात करेंगे दैट इज लीविंग एबिलिटी और न्यूक्लियो फ्यूगैलिटी। इज इट ओके? लीविंग एबिलिटी और न्यूक्लियो फ्यूगैलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? लीविंग एबिलिटी और न्यूक्लियो फ्यूगैलिटी एक्चुअल में जो हम ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ रहे हैं, समझते रहिए मेरी बात। जो हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल में इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं ताकि हम अगली क्लास से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टार्ट कर सके। ठीक है, क्या नाम बोला मैंने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। सो एक जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसका बेसिक आइडिया कैसा है, वो बेसिकली किस तरीके की रिएक्शन होती है। मतलब देर इज दिस वन, मान लो ये कोई RX है मॉलिक्यूल, इस पर जो है जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, एक्स को आप अभी हैलोजन इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, कि जब इस पे न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करेगा, जिसको कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है, वो जब अटैक करेगा सो वो क्या करेगा, खुद आकर के लग जाएगा यहां पर और इस एक्स को बाहर निकाल देगा। ठीक है, सो यहां पर हुआ क्या कि ये स्पीसीज तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और जिस पर अटैक हुआ उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल ने सबस्ट्रेट पर अटैक किया और ये जो एक्स नेगेटिव बाहर निकला, ये तो प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट जो है, और इसका ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, सो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। सारे लोग भाई टाइम से क्लास में पहुंच जाया कीजिए। ठीक है, मैं जैसे देख रहा हूं कि अभी जो है 6 मिनट हो चुकी हैं क्लास में, अभी भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, एंटर होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि सबस्ट्रेट पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और एक्स को निकाल देता है। अब इस एक्स की बात हमने कर ली। अब एक्स नेगेटिव के बारे में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक्स नेगेटिव का रोल यहां पर क्या है। एक्स नेगेटिव का रोल है कि वो आर और एक्स का बॉन्ड तोड़ के निकल जाए, है ना। एक्स नेगेटिव का रोल भागने का है, कि मतलब जितनी आसानी से वो भाग सकता है उतना वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। जितनी आसानी से वो आर के बॉन्ड को छोड़ सकता है, आर से टूट सकता है, उतना अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा। तो अभी आज हमने ये समझना है कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हैं। सो अच्छा लिविंग ग्रुप होने के लिए देखो, फॉर गुड लिविंग ग्रुप, पहली चीज तो उसमें ये होनी चाहिए
लीविंग ग्रुप के अच्छे होने के लिए कि यहां पर आप अब देखते जाइए, ये जो है, ये जितना स्टेबल होगा उतना बेटर, जितना स्टेबल होगा, ठीक है। सो ये स्टेबल होना चाहिए। अब ये स्टेबल कैसे होगा भाई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये जितना स्टेबल होगा, क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो ये आर से टूटेगा ही नहीं। अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो ये आर से टूटेगा ही नहीं। सही बात है। सो इसका मतलब हमारा जो नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज जो निकली है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जितना स्टेबल होगा उतना ये प्रोडक्ट में बनेगा। ठीक है, एक बात। और दूसरी चीज देखो, इसका स्टेबल, ये स्टेबल कब होगा, जब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा। अगर आपको याद होगा, मैंने 11th में भी आपको कहा था कि एनी फैक्टर विच डिक्रीजेस द चार्ज ऑन एन आयन मेक्स इट स्टेबल। जब मैंने कार्बोकेटायन और कार्बन आयन आपको समझाए थे, मैंने ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम तरीके से दी थी। मैंने कहा था कि कोई भी फैक्टर जो किसी आयन के चार्ज को कम करेगा वो उसको स्टेबल करेगा। जैसे नेगेटिव चार्ज है, कोई भी फैक्टर जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो इसको स्टेबल करेगा। समझते जाइएगा मेरी बात, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है, पहले कम की बात फिर करते हैं। ज्यादा होने से क्या होगा, ज्यादा होने से ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अगर ज्यादा होगा तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इसकी और ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कम होना चाहिए। सो दैट मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज को कम करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है, स्टेबल करना है, सो ये जो स्पीसीज बनी है, इट शुड बी वीक बेस। इज इट ओके? दूसरी बात को मेरे ध्यान रखिएगा कि इट शुड बी वीक बेस। जितना वीक होगा उतना स्टेबल होगा। सही बात है। तो एक बात मैं कह दूं, एक बात मैं कह दूं यहां पर कि वीकर बेसिस आर बेटर लीविंग ग्रुप्स। वीकर बेसिस आर बेटर लीविंग ग्रुप्स। आयरन बख्शी साइज का कोई फैक्टर नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह लिविंग ग्रुप अटैकिंग स्पीसीज नहीं है तो साइज का फैक्टर नहीं। ठीक है, ये आपका मतलब ब्रह्म वाक्य है। ठीक है, वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। जितना कोई बेस जो है वीक होगा उतना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट कर लीजिए। और आपको याद होगा मैंने एक 11th में केएस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ करवाया था कुछ। केएस ऑर्डर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, कुछ कुछ उसमें आयंस लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, है ना। केएस ऑर्डर के नाम से लिखवाया होगा या तो मैजिकल ऑर्डर के नाम से लिखाया होगा, लिखाया था। हाँ, केएस ऑर्डर के नाम से मैंने जो है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में लिखाया था। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, याद है आप लोगों को। ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ते, सुनते जाइएगा। तो अभी अब सबसे पहले मैं वही एक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ दे देता हूं, ठीक है। और काफी कुछ उससे हमें हेल्प मिल जाएगी, पहले उसको भी लिख लेते हैं।
Ks ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एसिड्स जो है यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो उससे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जानने में आसानी होगी, और क्योंकि फिर बेसिक स्ट्रेंथ भी हम निकाल लेंगे उसी से, आप समझिएगा, पहले बोर्ड पे देखें, ठीक है। अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं यहां पर। और 1 मिनट, इसी को 1 मिनट जो है, जितने मैं लिखा रहा हूं आपने उतने का ध्यान रखना है फिलहाल जो है, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सम कॉमनली यूज्ड एसिड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, जब बेटा जी हमने ये ऑर्डर कर लिया इस तरीके से, इसमें काफी चीजें वही हैं जो मैंने 11th में लिखवाई हैं, मैंने ये और ऐड कर दिए, HI वगैरह, क्योंकि अब हमें इनकी भी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा सुनो, अब आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी पढ़ रखी है। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अपना केएस ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जो आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, आप ये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, सो दैट मीन इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो ये हो गया CH3CH2 नेगेटिव।
अच्छा, यहाँ पर एक और भी रह गया, मैं उसको भी ऐड कर दूं यहाँ पर, ठीक है। HCN, अच्छा यहाँ पर वाटर लिख लेते हैं, और यहाँ पर, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये ठीक है। और फिनोल, अभी अभी ठीक है सारा कुछ, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये HCN है, ठीक है। और यहाँ पर फिनोल आ गया, और यहाँ पर मैं अल्कोहल लिख रहा हूँ, ठीक है, वो भी इंक्लूड हो जाएगा तो सही है, ठीक है। सो अब यहाँ पर एल्काइन के बाद, सुनते जाइए, मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ फिर से। सो यहाँ पर आ जाएगा एल्कोक्साइड, ठीक है, और फिर इधर आ जाएगा फिनोक्साइड, ठीक है, और इधर आ जाएगा OH नेगेटिव, ठीक है। CN नेगेटिव, RCO नेगेटिव, CN नेगेटिव, BR नेगेटिव, I नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, इट इज ट्रोसाइलेट आयन, इसको बोलते हैं टोसाइलेट आयन, एंड इट इज ट्रिफ्लेट आयन, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना, आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, 11th को किए हुए बहुत दिन नहीं हुए, ठीक है ना। सो ये चीज, और हाँ मैं बता दूं, मैंने जो अपने केमिस्ट्री वाले सर हैं उनको बता दिया है कि जो डाउट सेशंस हैं उनमें GOC से स्टार्ट करना है। सो वो जो है, आज से उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं किया? आज GOC किया, कराया था कि नहीं कराया था? आज डाउट सेशन में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई थी कि नहीं कराई थी 12th में? कोई बात नहीं, अब मैं उनको बोल दूंगा, कल आपने भी बोल देना कि सर ने बोला है सर कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। सो आपके डाउट सेशन में जो है GOC वो स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके? सो आप जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉर्निंग वाले सेशन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इवनिंग में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इज इट ओके? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कीजिए। कर लिया जी नोट? सुनते जाइए अब। अब सुने, अब आप सुनते जाएं। हम इसमें एक ही बात पे हमने ध्यान देना है, वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप्स। तो कुछ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी,
मतलब लीविंग ग्रुप टेंडेंसी, न्यूक्लियोफिलिटी हो गया लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। सो इसमें एक तो ये हो गया कि आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव। सही बात है। अगर हेलाइड आयंस में हमने देखना है, हेलाइड आयंस में, सो एच आई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एच आई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो आई नेगेटिव मस्ट बी वीकेस्ट बेस। सो ऐसे में जो है आई नेगेटिव जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप। और हेलाइड में आयंस में एक खास बात है, हेलाइड आयन में के ट्रेंड में खास बात है कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का भी वही ऑर्डर है जो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर है, जबकि जनरली ये उल्टा होता है। क्योंकि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है वो खराब लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि वो तो बाइंड करना चाहता है ना सबस्ट्रेट पे। लेकिन हेलाइड में ये ट्रेंड उल्टा आया, क्योंकि वहां पे उल्टा हो गया था। क्यों? हाइड्रेशन की वजह से। वहां पे हाइड्रेशन की वजह से जो है आई नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया था। ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड सही है कि यहाँ पे वही रूल लग रहा है अपना कि वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप्स। बेटा जी समझते जाइएगा मेरी बात। ठीक है। और सुनिए, हमने 11th में एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किया था, उसी के बेस पे मैं यहां पर आपको बात बता रहा हूं कि, लेकिन इसको मैं यहां पर भी समझा देता हूं आपको। आप देखते जाइएगा। अब सुनो, अब सुनिए बात। नहीं, लिविंग ग्रुप को आप इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल सकते। अगेन, इलेक्ट्रोफाइल एक अटैकिंग स्पीसीज होती है। ठीक है। ये लिविंग, ये इज इट ओके? सो इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। अब सुने, अब ध्यान दीजिएगा, इन सभी में ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जैसे 11th में मैंने कराया था कि जो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, फिर फिनोल्स, फिर एल्कोहल्स, ऐसा कराया था। या मैजिकल ऑर्डर ही आप देख लें आज का। ठीक है। सो उसमें भी यही ट्रेंड है कि कार्बोक्सिलेट आयन अच्छा लिविंग ग्रुप है। और इसका मैं लॉजिक देना चाहता हूं आपको, बेसिकली इस सारी बात का लॉजिक देना चाहता हूं। देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, आप देखो, ये लोन पेयर, सिंगल और डबल, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन में है और इस ऑक्सीजन के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। सो मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, सो देखो, इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। देखते जाना, इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ये दूसरी हो गई और तीसरी देखो, ये तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। 1, 2, 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। सो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 ऑक्सीजन में डीलोकलाइज हो रहा है। दैट इज मेकिंग इट मोर स्टेबल, क्योंकि हमने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज शुड अपीयर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है। ओके। जबकि इसमें अगर आप देखें, इसमें लोन पेयर का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का लोन पेयर, सो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन में डीलोकलाइज हो रहा है। इसकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इज इट ओके? सो इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला कम स्टेबल हुआ। समझते जाइएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर आप फिनोक्साइड का देखें, फिनोक्साइड का देखें, देखो फिनोक्साइड की मैं 11th की याद करवा दूं आपको। हमने फिनोक्साइड की स्ट्रक्चर्स बनाई थी। यहाँ पे लोन पेयर का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का लोन पेयर। सो फिर हमने ये किया था कि भाई यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। सुनते जाइए। अब इसके बाद
फर्दर आप आगे लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर, सो ऐसे इसकी स्ट्रक्चर भी बन गई, और ऐसे ही लोन पेयर का डबल बॉन्ड का लोन पेयर। ठीक है, आउट ऑफ व्यू नहीं जाना चाहिए ये, ऐसे। और लास्ट स्ट्रक्चर जो है ये। अब देखो, अब कई लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए, इसमें तो 5 स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, इसमें 2 ही हैं, इसमें 3 ही है, इसमें 5 है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा 11th में कि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी तो ज्यादा स्टेबल होगा। आपको क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखनी है। मतलब ये नहीं कह सकते कि मान लो किसी के पास 5 गाड़ियां हैं और किसी के पास 50 गाड़ियां हैं, तो आप इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते कि 50 वाला अमीर होगा। नहीं, इसी बात की जानकारी से थोड़ी पता लगा सकते कि 50 वाला अमीर होगा। भाई हो सकता है 50 वाले के पास जो है ऑटो हो 50, ठीक है, और 5 वाले के पास जो है बहुत बढ़िया गाड़ियां हो, बीस्ट हो, ठीक है। सो इसलिए जो है, सुन लो, इसमें क्वालिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैटर करती है, ठीक है। सो ऐसे में सुन लो, ऐसे में आप देखो कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है पहली स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ भाग रहा है। कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऐसे में ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कम स्टेबल होंगे इन फर्स्ट और लास्ट से। और फर्स्ट और लास्ट में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही रह रहा है, तो ऐसे में ये डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं होगी, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज तो हो रहा है लेकिन वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है, तो वो बहुत कम जाएगा इन स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। वो ऑक्सीजन के ऊपर ही रहना चाहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। सो अब सुनो, अब सुनते जाइए। सो ऐसे में अब अब यहां पर, तो चलो ये ज्यादा ये कम ये कम, इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पे ही रहेगा, तो ये और कम बेसिक, ये और ज्यादा बेसिक। और इसमें क्या है, प्लस आई के कारण ये नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। ये पहली 3 स्ट्रक्चर्स कम कर रही हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ये बढ़ा रहा है। तो जितना बढ़ाएगा उतना जो है बेसिक ज्यादा होगा ना, एंड जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना खराब लिविंग ग्रुप। सो इसलिए ऑर्डर जो है ये होगा। बेटा जी समझ आ रही है मेरी बात क्या नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू पिक? बेटा जी 11th में मैंने बड़े प्यारे तरीके से कराया था जीओसी, है ना। मैंने बड़े तसल्ली से कराया था आपको जो है जीओसी, नोट्स देख लीजिए उसके जो है, ठीक है। जीओसी तो अपना सारा ऑफलाइन ही हुआ था ना, जीओसी अपना सारा ऑफलाइन ही हुआ था ना। रक्षित कह रहे हैं हाँ, है ना। तो इसलिए बढ़िया से हो गया था वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सुनो, अब थोड़ी सी और बात कर लेता हूं। जैसे जो अपना एस एच नेगेटिव होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ओ एच नेगेटिव से। ऐसी बात तो कल भी हुई है, लेकिन वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का मैटर करेगा। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो
H2S की ज्यादा होती है OH H2O से। तो ऐसे में HS नेगेटिव विल बी मोर स्टेबल देन OH नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि H और S का बॉन्ड बेटा जी वीक है। हमने कहा था कि जो P ब्लॉक एलिमेंट से डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड्स की बढ़ेगी, जैसे HF कम, HI ज्यादा, ये सॉरी HCl ज्यादा, फिर HPr और ज्यादा, HI और ज्यादा, वैसे ही H2O कम, H2S उससे ज्यादा, H2 सेलेनियम उससे ज्यादा। सो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो इसका कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, और मतलब आपको सिर्फ एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे ये एग्जांपल देखिए, अब ये सल्फेट है, यहां पर NO2 और यहां पर CH3। ठीक है, इज इट ओके? अब आप जानते हैं ये एक -M ग्रुप है, और ये एक मतलब हाइपर कंजुगेशन है एक तो इसकी, तो इसको मैं +M कह दूं, हाइपर कंजुगेशन है ना इसकी, तो इसलिए, और +I ग्रुप है ये, हमने पढ़ा 11th में। ठीक है, सो ऐसे में ये तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा और ज्यादा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, जबकि ये विड्रॉ करेगा। सो ऐसे में नेगेटिव चार्ज किस में स्टेबल होगा? पहले वाले में। सो पहले वाला वीक बेस हो गया, तो इसलिए वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगी। समझ आ रही है मेरी बात? जो भी फैक्टर नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, बाकी तो दोनों स्ट्रक्चर्स ऊपर से तो सेम है ना, डिफरेंस तो इन्हीं दो ग्रुप्स का है। सो ये ग्रुप -M है, ये +M है। मतलब हमने कहा था मिथाइल इज ए +M ग्रुप ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, तो इसलिए मैंने +M लिख दिया इसको। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो स्ट्रांगली बेसिक बनाएगा, अपने को तो वीक चाहिए। सो इसलिए ये वाला विल बी गुड लिविंग ग्रुप। समझ आई बात? पक्का आ गया समझ? सृष्टि को आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो ये बात थी लिविंग ग्रुप, ये बात थी लिविंग ग्रुप। अच्छा, ये बताओ कि कितने लोगों को परेशानी हो रही है, प्लीज आप जो है मतलब मुझे सामने से जवाब दे दीजिए, क्योंकि हो पता क्या रहा है मैं बताऊं। हो, हाँ राघव कह रहा है जैसे उसको परेशानी हो रही है। राघव लास्ट ईयर यही था, हमारे इधर ही था, फिनिक्स में था लास्ट ईयर। राघव नहीं था। कृष्णल तू तो लास्ट ईयर भी इधर ही था। कृष्णल को थोड़ा टफ लग रहा है। अक्ष कह रहा है कि हो रहा है, ठीक है, वंशिका को थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अक्ष कह रहा होगा कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, ओके। देखो, ये मैं बता दूं कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। सो इसका सोल्यूशन क्या, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या किया जाए? क्योंकि इसका जो भी मसला है ना वो 11th का है। रिवीजन ऑफ बेसिक्स, ओके। सो कुछ ऐसा करें, सुनो, मैं ऐसा करता हूं, 1 मिनट, कल से कल से या परसों से सुन लीजिए मेरी बात। कल या परसों से मैं 1 वीक के लिए जो है RK सर को ये क्लास दे रहा हूं, अगर आप कहेंगे, ठीक है। और
उसमें क्या है, वो जीओसी 0 से पढ़ाएंगे। एक हफ्ते के लिए जो है ही विल टीच, और वही एग्रेसिव जो है आपके 6-7 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। और उसमें जो है अपने जीओसी जो है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। टाइमिंग यही होगी, ठीक है। सो दैट विल बी। अच्छा, अगर आप मुझे बताएं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें मैं डाउट सेशन भी इंक्लूड कर दूं, कि भाई जैसे सुबह उन्होंने डाउट सेशन में क्लास ली, उसको कंटिन्यू इवनिंग में कर देंगे, तो क्या होगा, हमें एक हफ्ते में ज्यादा टाइम मिल जाएगा। बोलो, ये चलेगा? मतलब डाउट सेशन में भी जीओसी और इवनिंग में भी जीओसी, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये जल्दी करना है 2 क्लासेस, ठीक है। देखो बेटा, अगर जल्दी करना है यार, टाइम भी तो आप देखो ना, आप खुद समझदार हो। मैं 11th का, भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैंने 11th का करवाया नहीं, जैसे आइसोमेरिज्म है तो मैंने 11th का आपको रिवाइज कराया ना, बढ़िया से हमने टाइम लेके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किया ना, ठीक है। लेकिन मतलब एक टाइम की अपनी एक कंस्ट्रेंट होती है ना, ठीक है। सो इसलिए आप भी कॉपरेट करो, लेकिन लगानी सारी क्लासेस हैं। ये ना हो कि आप जो है क्लासेस मिस करें। इज इट ओके? इज इट ओके? 1 मिनट में अभी मुझे बात करने दीजिए आर के सर से, जो है 1 मिनट दीजिएगा जो है, ठीक है। सुन लीजिए 1 मिनट जस्ट। आई नो, मैं म्यूट था, ठीक है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, अब सुने, अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में मैंने पहली क्लास की टाइमिंग जो है 7 से 8 होगी, मतलब परसों से आप मान लीजिए कि ऐसा हम करें, ठीक है। इज इट ओके? सो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अब जो है हम आगे जो बात करने जा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा हम ये भी स्टडी कर लेते हैं, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स के टाइप्स जो है
क्योंकि हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें सॉल्वेंट भी बहुत मायने रखेगा। सो टाइप ऑफ सॉल्वेंट भी जो है अपन देखते हैं, सुन लीजिएगा। देखो, सॉल्वेंट में दो तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहली बात पोलैरिटी, ठीक है, कि पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। दूसरी बात प्रोटिक होगा कि एप्रोटिक होगा। प्रोटिक कौन से होते हैं? जिनमें हाइड्रोजन होता है, एच हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिलीज करने की भी टेंडेंसी होती है, तो वो प्रोटिक भी हो गए, ठीक है। सो पोलर, नॉन पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक। इज इट ओके? हाँ ठीक है। आर एन कह रहा है एसिडिक, ठीक है, हाँ बिल्कुल। सो यहां पर हम एक लिस्ट बना रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट और उसके बाद ये देखना कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। प्रोटिक है या एप्रोटिक है। ठीक है। अब इसके बाद द फर्स्ट इज, सुनते जाइएगा, मैं खुद बता रहा हूं आपको। सबसे कॉमनली जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे दैट इज वाटर। वाटर सारे लोग जानते हैं कि ये पोलर है, तो पोलर के लिए चलो पोलर ही लिख लेते हैं। इट इज ए पोलर, क्योंकि यू नो कि O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, सो इट इज पोलर एंड इट इज प्रोटिक। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे ही मिथेनॉल या इथेनॉल, C2H5 है ये, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। ऐसे एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ये सारे पोलर भी होंगे जिसमें OH बॉन्ड आ गया, ठीक है, पोलर भी हो गए। जिसमें एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ वो पोलर हो गए, ठीक है। प्रोटिक, प्रोटिक मतलब जिसमें भी, सुन लो, प्रोटिक की सीधी सी पहचान है जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? हेलोजेंस हो गए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। हेलोजेंस हो गए या ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई या नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अगर इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा जहां भी, वो प्रोटिक होंगे। तो मतलब यहां भी देखो O के साथ H जुड़ा हुआ है, सो वो प्रोटॉन को देने की क्षमता रखते हैं, सो ये भी प्रोटिक हुए। बेटा जी समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही थर्ड कैटेगरी आ गई अमोनिया। अगेन अमोनिया इज पोलर, पोलर तो है ही, और अभी मैंने बोला नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ा होगा, सो ये प्रोटिक भी है, ठीक है, इट इज प्रोटिक ऑल्सो। उसके बाद चौथी कैटेगरी आ गई, जैसे इट इज एसीटोन। ऐसे ही इट इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सो इसको शॉर्ट में DMSO भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक मिनट मैं थोड़े से और बना दूं, सो इट विल बी बेटर। ऐसे ही इट इज
डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। अच्छा, और एक मिनट, इट इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ना, इट इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इट इज DMF। सो इसको बोलेंगे हम DMF, यहां पे लिख लेता हूं, चलो यहीं पे लिखना पड़ेगा DMF। अब सुने इनकी बात, सुन लें आप, इन तीनों की बात सुन लें डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की। देखो है क्या, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे यहां भी है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसलिए ये पोलर तो हैं ही, दे आर पोलर, बट साथ में दे आर एप्रोटिक, दे आर पोलर बट दे आर एप्रोटिक। हाँ, एप्रोटिक बेस भी हो सकता है, बिल्कुल एप्रोटिक बेस भी हो सकता है। सुन लो, देखो आर्यन जी, हमने जो एसिड बेस पढ़ा हुआ है ना, वो सिर्फ वाटर के कंपैरिजन में पढ़ा है, आगे तो सॉल्वेंट कई और भी हो सकते हैं ना। तो इसलिए जरूरी ये नहीं है कि अमोनिया बेसिक ही होती है, वो पानी में बेसिक होती है, ठीक है। मतलब कई जगह ऐसी भी होगी जहां पे अमोनिया भी H पॉजिटिव देगी, अगर इससे भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसको वो H पॉजिटिव देगी, ठीक है ना। सो इसलिए, ठीक है। अच्छा, सुन लो, अब मैंने कहा एप्रोटिक, इनमें किसी में भी हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में लगा है, सो दे आर एप्रोटिक। तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ठीक है। चौथी कैटेगरी जो है अपनी जरूरी कैटेगरीज में से आ जाती है, नोट कर लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा फिर। अच्छा, अब सुने नेक्स्ट कैटेगरी, मुझे नहीं पता नंबर क्या है। सो सॉल्वेंट यहां पर, जैसे सॉल्वेंट का मैं एग्जांपल ले लूं, जो भी नंबर है इसका, सॉल्वेंट हो गया जैसे हेक्सेन, इसको बोला हमने एन हेक्सेन, या जैसे अपना साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन, या हो गया बेंजीन ही, ठीक है, या हो गया टॉल्वीन, ठीक है ना। ये सारी कैटेगरीज आ गई, ठीक है। सो ये जो कैटेगरी है, ये पहली बात नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन कार्बन ही है इनमें, और साथ में ये एप्रोटिक भी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सुन लो, टॉल्वीन, ये टॉल्वीन है लास्ट वाला, बेंजीन एंड टॉल्वीन, ठीक है। ये नॉन पोलर है और साथ में एप्रोटिक भी है, प्रोटॉन भी नहीं दे सकते, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी एटम्स में इतना नहीं है, सो इसलिए इट इज लाइक दिस। समझ आई बात? फिफ्थ वाला डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, RN बख्शी, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, वो सारी सेम कैटेगरी है, वो जो लिखे थे सारे वो इकट्ठे थे, जैसे इसमें जो लिखे हैं सारे वो इकट्ठे हैं, वो तीनों भी इकट्ठे ही थे सारे, ठीक है। ओके, डन। सो सुनिए, आज करेंगे हम इतना ही, आप नोट कीजिए, ठीक है। आज करना है हमने इतना ही, पहले नोट कर लीजिए, और मैं बता रहा हूं आज इतना ही क्यों करेंगे हम। अब
ऐसा है कि अब हमने जो ऑर्गेनिक है उसकी शुरुआत कर ली है ना, मतलब हमने न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप के बारे में जान लिया, ठीक है, और सॉल्वेंट भी जान लिया। ये मेन जो है, ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है ताकि हम रिएक्शंस को समझ सकें। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, हम एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, मतलब जो रियल थ्रिल है वो अगली क्लास से स्टार्ट होनी है, जहां पर हम SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। सो इसलिए जो है मैकेनिज्म की शुरुआत जो है मैं अगली क्लास से करूंगा, ठीक है। तो एक क्लास में फिर हम SN1 करेंगे, एक या दो लगेंगी, फिर SN2 करेंगे, ऐसे जो है दो तीन तीन क्लासेस करके हर एक मैकेनिज्म को समझते जाएंगे, ठीक है। आगे जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक जो है दैट इज सेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती है। सो हम जो है हर एक रिएक्शन को मैकेनिज्म वाइज पढ़ते जाएंगे, फिर उसके एग्जांपल्स करते जाएंगे, फिर अगली टाइप ऑफ रिएक्शन पे आएंगे। बहुत बढ़िया तरीका रहता है। एक बात बताइए मुझे, हाँ मुझे याद आ गया, क्या मैंने 11th में आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस, नहीं कल की क्लास में ही लूंगा। सुनो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन मैंने आपको कराया है 11th में, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस। याद कीजिए, मुझे लगता है मैंने कराया है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कराया है कि नहीं कराया? राहुल कह रहा है कि नहीं कराया, ठीक है। सो हम ऐसा करेंगे कि मैं कल का लेक्चर जो है कार्बोकेटायन की, पहले आपने बता देना सर कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट जो है वो बता देना है, तो सबसे पहले जो उसकी बात करेंगे, उसके बाद SN1 SN2 समझ में आएगा, ठीक है, तब बढ़िया से आएगा, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं कल जो है, ठीक है। ओके बाय।